हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। होप आप सब अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स के एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक के सारे ही क्वेश्चंस को के डिटेल सॉल्यूशंस देखने वाले हैं। एग्ज़ाम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस डेफिनेटली बेस्ड होते हैं टेक्स्ट क्वेश्चंस पे ही, और कई बार डायरेक्टली टेक्स्ट क्वेश्चन भी पूछा जाता है। सो वी हैव टू बी वेरी क्लियर विद द क्वेश्चंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हम लेते हैं एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक का कार्बन एंड इट्स कंपाउंड से। तो पहला क्वेश्चन पूछा है, व्हाट वुड बी द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड व्हिच हैज द फॉर्मूला CO2। तो क्वेश्चन है इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर से। इस कॉन्सेप्ट से कई बार क्वेश्चंस पूछे गए हैं। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर सबको अलग अलग कंपाउंड्स के बनाने होते हैं एग्जाम के अंदर। ऑलमोस्ट हर साल इसका क्वेश्चन कोई ना कोई पूछा जाता है, तो बहुत ही क्लियर हमें रहना है कि किस तरह से हम इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाएंगे। तो हमने सीखा है कि इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, जिसको आप लुईस स्ट्रक्चर या लुईस डॉट स्ट्रक्चर भी कहते हैं, इसके बनाने में व्हाट वी डू, फर्स्ट ऑफ ऑल हम जो हमारा जो एटम होता है, ठीक है, उसका सिंबल हम लिखते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल इस केस में कार्बन डाइऑक्साइड है, बिकॉज लुईस स्ट्रक्चर्स, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर्स हम एटम्स के लिए भी एज वेल एज कंपाउंड्स के लिए भी लिख सकते हैं। इट्स मोर बेनिफिशियल जब हम अब कंपाउंड्स की बॉन्डिंग को डॉट स्ट्रक्चर से बनाते हैं। तो बेसिक आइडिया इसमें क्या है कि जो कंपाउंड है उसका हम जो एलिमेंट है, पर्टिकुलरली जब हम बात करेंगे एलिमेंट की, एलिमेंट का हम सिंबल लिखते हैं और उसके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको हम डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं इसी सिंबल के अराउंड, लाइक दिस। जैसे कार्बन की हमने एग्जांपल ली, इसके पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 4 डॉट से रिप्रेजेंट किया जाएगा। बिकॉज हमें मॉलिक्यूल का बनाना है, इस केस में कार्बन डाइऑक्साइड दिया गया है, तो ऑब्वियसली हमें बॉन्डिंग इससे दिखानी है कि बॉन्डिंग किस तरह से होती है, और उस मॉलिक्यूल को इन द फॉर्म ऑफ डॉट स्ट्रक्चर हमें दिखाना है। तो कैसे हम दिखा सकते हैं? CO2 के मॉलिक्यूल में आप देखें, वी हैव 1 कार्बन एंड 2 ऑक्सीजन एटम्स। तो कार्बन को हम सबसे पहले ड्रॉ करते हैं। कार्बन की हमने वैलेंसी देखी है, 4 इसकी वैलेंसी है, मीन्स इसको 4 और इलेक्ट्रॉन्स चाहिए टू बिकम स्टेबल। तो ऑब्वियसली वो 4 इलेक्ट्रॉन्स ही ऑक्सीजन से ही गेन करेगा। सो दिस विल बी द ऑक्सीजन, दिस विल बी द कार्बन, एंड 2 ऑक्सीजन एटम्स इसके अंदर हैं जो इसके साथ शेयरिंग करते हैं। तो ऑक्सीजन की अगर हम बात करें, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 6, ओके, सॉरी, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8, इसको करेक्ट करें तो 2 and 6 मीन 6 इसकी आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो ऑक्सीजन जो है उसका स्ट्रक्चर, जो लोएस्ट स्ट्रक्चर है, उसके अराउंड 6 इलेक्ट्रॉन्स होंगे लाइक दिस, इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। दूसरा ऑक्सीजन भी शेयरिंग करेगा लाइक दिस, 4 5 6, इसके 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो कार्बन को अपनी वैलेंसी पूरी करने के लिए अपने 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को 2 ऑक्सीजन के साथ शेयर करना है। तो कार्बन अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को कार्बन के साथ शेयर करेगा लाइक दिस। तो यहाँ अगर आप काउंट करें नाउ, कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में 4 मीन्स 8 इलेक्ट्रॉन्स का ऑक्टेट कंप्लीट हो चुका है। ऑक्टेट 8 इलेक्ट्रॉन्स के आउटर मोस्ट शेल में, वैलेंस शेल में आ चुके हैं। आप उसको काउंट भी करें तो 8 इलेक्ट्रॉन्स वहाँ पे आ गए हैं। तो एज अ रिजल्ट कार्बन तो इससे बैलेंस, कार्बन की वैलेंसी तो इससे सेटिस्फाई हो गई है। ऑक्सीजन की बात करें, ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोस्ट शेल में है, तो 2 और इसको चाहिए। तो ये कहाँ से लेगा? कार्बन इसके साथ शेयर करेगा, ऑब्वियसली इसने ऑलरेडी शेयर किया हुआ है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसकी वैलेंसी भी सेटिस्फाई हो गई, ऑक्सीजन की वैलेंसी भी सेटिस्फाई हो गई, दोनों ऑक्सीजन्स की। एज अ रिजल्ट दिस विल बी द बॉन्डिंग पैटर्न। तो कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल, इसका डॉट स्ट्रक्चर हमने बनाया। लेकिन हमने यहाँ पे सर्कल्स ड्रॉ किए हैं। सर्कल्स अगर आप नहीं भी बनाते हैं तब भी हमारा आंसर इसमें सही होगा, डॉट स्ट्रक्चर सही होगा। लेकिन इससे थोड़ा सा सर्कल्स बनाने से ये स्ट्रक्चर क्लियर हो जाता है कि कौन किसके साथ शेयरिंग करता है। सो दिस इज द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर से ही रिलेटेड है। तो क्वेश्चन पूछा है, व्हाट वुड बी द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ द मॉलिक्यूल ऑफ सल्फर विच इज मेड अप ऑफ 8 एटम्स ऑफ सल्फर।
तो सल्फर के मॉलिक्यूल का हमें डॉट स्ट्रक्चर बनाना है। एंड क्वेश्चन में ही कहा गया है कि जो सल्फर का मॉलिक्यूल है उसके मॉलिक्यूल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है S8। ओके, तो और एक हिंट भी यहाँ पे दिया गया है कि जो सल्फर का मॉलिक्यूल है इसमें रिंग की फॉर्म में सल्फर एटम्स ज्वाइंड होते हैं, आपस में बॉन्डिंग करते हैं। तो क्या होगा फिर इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर? लेट्स सी द सॉल्यूशन। देखिए, जो सल्फर है, सल्फर का एटॉमिक नंबर 16 होता है। तो इस लिहाज से इसके जो आउटर मोस्ट शेल में होंगे दैट इज 6 इलेक्ट्रॉन्स, 2, 8 एंड 6 इसकी कन्फिगरेशन होगी। आउटर मोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इसकी वैलेंसी कितनी हुई? 2। दैट मीन्स इट्स शॉर्ट ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स। एक सल्फर दूसरे सल्फर के साथ 2 इलेक्ट्रॉन्स शेयर करेगा एंड दिस विल बी द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ सल्फर मॉलिक्यूल। तो इसमें आप देखिए, जो ये कॉमन एरिया है इन सर्कल्स का, इसमें शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। अगर आप काउंट करें हर एक सल्फर के लिए, यू विल फाइंड दैट इट्स ऑक्टेट इज कंप्लीट। तो इस तरह से हम सल्फर के मॉलिक्यूल का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बना सकते हैं। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। पूछा है हाउ मेनी स्ट्रक्चरल आइसोमर्स कैन बी ड्रॉन फॉर पेंटेन। हमसे पूछा है कि पेंटेन के लिए हम कितने स्ट्रक्चरल आइसोमर्स बना सकते हैं। तो अगर आपको याद हो, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स हमने डिस्कस किए थे। स्ट्रक्चरल आइसोमर्स ऐसे आइसोमर्स होते हैं, ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला उनका सेम होता है, लेकिन जो उनका स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर जो उनका होता है दैट इज डिफरेंट। उनका स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है लेकिन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है। दैट मीन्स टोटल नंबर ऑफ जो एटम्स उसमें हर एक एलिमेंट के प्रेजेंट होते हैं वो तो सेम होते हैं, मीन्स नंबर सेम उनका होता है, लेकिन अरेंजमेंट उनका डिफरेंट होता है। तो कई सारे मॉलिक्यूल्स के लिए, कार्बन कंपाउंड्स के लिए पर्टिकुलरली ऐसे आइसोमर्स पॉसिबल हैं। यहाँ हमसे पेंटेन के बारे में पूछा है। तो पेंटेन की अगर हम बात करें, पेंटेन के नाम से जैसे पता चलता है, इसमें पेंट मीन्स 5, ठीक है, पेंट 5 एंड एन मीन्स एक, ये अल्केन है, तो 5 कार्बन वाला अल्केन। तो कितने स्ट्रक्चरल आइसोमर्स पेंटेन के पॉसिबल हैं? लेट्स सी। तो पहला जो इसका होगा दैट इज, जो पेंटेन को अगर हम बनाए सी, इसमें 5 कार्बन एटम्स हैं, दीज आर 5 कार्बन एटम्स। इस तरह से हमें बनाना चाहिए ऑलवेज पेंट। एंड बिकॉज इट इज ANE, दैट मीन्स डबल बॉन्ड कहीं पर भी नहीं है, सारे सिंगल बॉन्ड्स ही है। बाकी जितने हैं यहाँ पे हम सेटिस्फाई कर सकते हैं वैलेंसीज इसकी, दे विल बी सेटिस्फाइड बाय ओनली हाइड्रोजन्स। इसका आईयूपैक नेम तो पेंटेन ही है, इसका आईयूपैक नेम पेंटेन है, लेकिन इसका कॉमन नेम है N पेंटेन, ये नॉर्मल पेंटेन। सो दिस इज द नेम। अब सेकेंड पॉसिबिलिटी हमें देखनी पड़ेगी कि कार्बन एटम को क्या हम, किसी कार्बन एटम को हम मीन्स किसी और कार्बन एटम पे प्लेस कर सकते हैं कि नहीं, उसकी पोजीशन को चेंज किया जा सकता है कि नहीं है। यस, दूसरी पॉसिबिलिटी हमारे पास क्या होगी? लेट्स सी। सो अगेन वी हैव CH3। इस बार हम कंडेंस्ड फॉर्म में इसको लिखेंगे, ये एक्सपैंडेड फॉर्म हमने पहले लिखा है तो इसको हम कंडेंस भी कर सकते हैं। दैट इज CH3, इसको अपनी जगह रखेंगे। नेक्स्ट इज C। ये कार्बन पे हम क्या करेंगे? विल अटैच वन ऑफ द कार्बन एटम्स ऑन दिस कार्बन एटम लाइक दिस, ठीक है। तो ये लेट्स सपोज ये हम CH3 इसके साथ अटैच करेंगे। अब इसके साथ और एक कार्बन एटम, 1 2 3 4 कार्बन एटम्स तो आ गए एंड 5th वन भी इसके साथ अटैच रहेगा। सो इट इज CH3C। अब इसकी दूसरे कार्बन एटम की वैलेंसी को सेटिस्फाई करने के लिए ऑलरेडी इसकी 3 वैलेंसी सेटिस्फाई है। यहाँ से एक वैलेंसी सेटिस्फाइड है, यहाँ से दूसरी, यहाँ से तीसरी, 4th वैलेंसी सेटिस्फाई होगी बाय द हाइड्रोजन एटम। तो हाइड्रोजन एटम को हम यहाँ पे अटैच करेंगे लाइक दिस, इसके साथ 2 हाइड्रोजन्स। सो CH2 यहाँ पे लिखेंगे, CH2 है एंड देन वी हैव दिस CH3। सो दिस इज द सेकंड पॉसिबिलिटी कि हमने एक कार्बन एटम की, एक CH3 की रादर पोजीशन को चेंज करके उसको यहाँ पे हमने अटैच किया है। नाउ दिस, इसकी अगर बात करें नॉमेनक्लेचर की, इसका आईयूपैक नेम क्या होगा? तो हमें रूल्स को याद करना पड़ेगा फिर से।
हमें रिपीट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए, तो कार्बन नंबर सेकंड पे अगर हम नंबरिंग करेंगे तो यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट होगी 1 2 3 4 इस तरह से। तो कार्बन नंबर सेकंड पे CH3 है, सबस्टिट्यूएंट अटैच्ड है, एंड मिथाइल है, तो क्या नाम होगा इसका? आईयूपैक नेम होगा 2 मिथाइल, यानी कार्बन नंबर सेकंड पे मिथाइल अटैच्ड है, एंड 1 2 3 4 जिनकी हम नंबरिंग की है वही कार्बन एटम्स को हम काउंट करेंगे। सो इट्स 2 मिथाइल ब्यूटेन, ये इसका आईयूपैक नेम है, एंड कॉमनली इसको आइसो ब्यूटेन कहा जाता है। दिस इज द कॉमन नेम। थर्ड पॉसिबिलिटी देखते हैं कि कौन सा इसका तीसरा पॉसिबल है या नहीं है, तो उसके लिए भी हम विल ड्रॉ दैट। इस बार हम क्या करेंगे, CH3 देन C एंड दिस इज CH3। कार्बन नंबर 2 पे हम 2 मिथाइल ग्रुप्स को अटैच करेंगे, CH3 एंड CH3। तो अगर आप इसमें काउंट करें, नंबर ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन विल बी सेम इन ऑल द 3, ठीक है। तो इसका आईयूपैक नेम क्या है? आईयूपैक नेम इसका होगा, बिकॉज कार्बन नंबर 2 इस वक्त आप नंबरिंग करेंगे 1 2 3, या आप कहीं से भी नंबरिंग करें, किसी भी कार्बन से आप नंबरिंग स्टार्ट करें, सेम आपको मिलेगा, चाहे आप यहाँ से स्टार्ट करें, यहाँ से स्टार्ट करें, यहाँ से स्टार्ट करें, यहाँ से स्टार्ट करें, नंबरिंग आपको सेम मिलेगी। एंड कार्बन नंबर 2 जो होगा इसका हमेशा कार्बन 2 ही आएगा इसकी नंबरिंग। तो कार्बन नंबर पे 2 पे दो मिथाइल ग्रुप्स हैं, 2 सबस्टिट्यूएंट्स हैं, तो क्या नाम होगा? 2, यस, डाइमिथाइल 1 2 3 3 कार्बन एटम्स हैं, इट इज डाइमिथाइल प्रोपेन, एंड इसका कॉमन नेम है नियो पेंटेन। फोर्थ पॉसिबिलिटी कोई भी नहीं है, दीज आर द ओनली 3 पॉसिबिलिटीज। तो 1 2 3 आपके पास 3 ही स्ट्रक्चरल आइसोमर्स पॉसिबल हैं फॉर पेंटीन। तो लेट्स मूव अहेड फॉर अनदर क्वेश्चन। The question is, what are the 2 properties of carbon which lead to huge number of carbon compounds we see around us? तो हमने ये चीज भी डिस्कस की है ऑलरेडी कि कार्बन जो है दैट इज कैपेबल ऑफ मेकिंग लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स, और उसके लिए कौन सी ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जो रिस्पॉन्सिबल हैं, उनको भी हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। तो प्रॉपर्टी नंबर 1 क्या है? टेट्रावैलेंसी। तो हमने ये चीज़ डिस्कस की है कि कार्बन की टेट्रावैलेंसी होती है, इसके पास आउटर मोस्ट शेल में 4 कार्बन एटम्स हैं जिनको ये इजीली शेयर कर सकता है फॉर बॉन्ड फॉर्मेशन। तो बिकॉज ऑफ दिस प्रॉपर्टी, टेट्रावैलेंसी की प्रॉपर्टी की वजह से कार्बन अलग अलग दूसरे कार्बन एटम्स के साथ में भी और अलग अलग तरह के कार्बन मींस एलिमेंट्स के साथ, एटम्स के साथ कॉम्बिनेशन दिखा सकता है। तो टेट्रावैलेंसी एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से कार्बन बहुत सारे कंपाउंड्स बना सकता है। तो टेट्रावैलेंसी हमने डिस्कस किया है, इसके आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। सो दिस टेट्रावैलेंसी लीड्स टू टेट्रा कोवैलेंसी, that is it's capable of making 4 covalent bonds, 4 कोवेलेंट बॉन्ड बना सकता है। तो दिस इज, एंड दूसरी चीज जो है, बिकॉज इस टेट्रावैलेंसी को, बिकॉज कार्बन का एक स्मॉल साइज होता है, इसका एक स्मॉल साइज भी है, सूटेबल साइज है, ये भी इसकी हेल्प करता है दूसरे एटम्स के साथ कॉम्बिनेशन करने में। तो टेट्रावैलेंसी एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से बहुत सारे कंपाउंड्स बना सकता है। एंड सेकेंड इज कैटिनेशन। क्या है कैटिनेशन? सेल्फ लिंकेज। सेल्फ लिंकेज की जो प्रॉपर्टी है जिसमें कार्बन कार्बन के साथ अटैच होके, कार्बन कार्बन के साथ कोवेलेंट बॉन्ड बना के मींस बहुत लंबी लंबी चेन्स, ब्रांच एंड जो रिंग शेप कंपाउंड्स हैं वो बना सकता है। सो दैट इज द प्रॉपर्टी ऑफ कैटिनेशन। तो इन 2 प्रॉपर्टीज की वजह से कार्बन इज कैपेबल ऑफ मेकिंग लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स। एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा गया 2 नंबर का, तो वी हैव टू राइट इट लाइक दैट, ठीक है। थोड़ा सा हम टेट्रावैलेंसी को एक्सप्लेन कर सकते हैं, कैटिनेशन को थोड़ा सा हम एक्सप्लेन कर सकते हैं।
Next question is what will be the formula and electron dot structure of cyclopentane. साइक्लोपेंटेन का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर भी बनाना है एंड इसका फॉर्मूला भी हमें बताना है. अगेन इजी. तो सबसे पहले अगर हम इसका फॉर्मूला देखें कि इसका फॉर्मूला क्या होगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, तो उसके नाम से हमें पता चलेगा. सबसे पहले साइक्लो है कि साइक्लिक कंपाउंड है, कार्बन कंपाउंड, एंड इसमें पेंट मींस 5 कार्बन एटम्स हैं. इट इज़ ANE, उनके बीच में सिंगल बॉन्ड्स हैं. सो जो फॉर्मूला होगा दैट इज व्हाट, पेंट C5 होगा एंड हाइड्रोजन्स कितने होंगे. सो लेट्स सी, जो इसका हम स्ट्रक्चर बनाएंगे डॉट स्ट्रक्चर, क्या हमें उससे पता चलेगा हाइड्रोजन इसमें कितने होंगे कि नहीं. तो 5 कार्बन एटम्स इसमें हैं जो लिंक्ड होंगे ऑब्वियसली बाय द कोवेलेंट बॉन्ड्स एंड इट्स स्ट्रक्चर विल लुक लाइक समथिंग लाइक दिस. तो अगर हम काउंट करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10 हाइड्रोजन्स आर देयर. सो वी हैव C5H10. तो इसका फॉर्मूला जो होगा दैट इज C5H10 एंड दिस विल बी द स्ट्रक्चर, जो इसका डॉट स्ट्रक्चर होगा. यहाँ पे ये कार्बन एटम 1 2 3 4 5 रिंग की फॉर्म में है. तो हर एक कार्बन एटम आपस में भी शेयरिंग कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स की. ठीक है, सर्कल्स यहाँ पे बनाना थोड़ा इनकन्वीनियंट था, ड्राइंग उससे थोड़ा सा डर्टी बनती है. सो इस तरह से भी हम विदाउट सर्कल्स भी दिखा सकते हैं. और हाइड्रोजन्स के बीच में भी, यहाँ पे आप देखिए, हाइड्रोजन्स के बीच में भी एक एक इलेक्ट्रॉन, मींस एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहा है. सो दिस विल बी द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ साइक्लोपेंटेन. मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन. सो द क्वेश्चन इज ड्रॉ द स्ट्रक्चर्स ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स. यहाँ पे 4 कंपाउंड्स हमें दिए गए हैं, एथेनॉइक एसिड, ब्रोमोपेंटेन, ब्यूटानोन एंड हेक्सेनल. हमें इनके स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करने हैं. देखिए अगेन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. अगेन इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है, आपको स्ट्रक्चर का, कंपाउंड का नाम दिया जाता है एंड यू हैव टू राइट द स्ट्रक्चर्स. ठीक है, तो लेट्स सी कि कैसे हम स्ट्रक्चर बना सकते हैं. तो पहला यहाँ पे अगर हम देखें, एथेनॉइक एसिड. एथेनॉइक एसिड, इसके नाम से हमें पता चलता है इट इज़ ए कार्बोक्सिलिक एसिड. ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड जिनका जो फंक्शनल ग्रुप है दैट इज COOH. दैट मीन्स ये जो कार्बन है एथेनॉइक एसिड, COH ग्रुप का जो कार्बन है, इसके साथ हाइड्रोकार्बन चेन अटैच्ड होगी. एंड बिकॉज इट इज एथ, दैट मीन्स 2 कार्बन एटम्स आर प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल. तो एक कार्बन एटम तो ऑलरेडी है जो कि इस फंक्शनल ग्रुप से ही हमें मिलता है. तो नेक्स्ट विल बी जो और एक कार्बन इसके साथ अटैच होगा हाइड्रोकार्बन का, तो C. ठीक है, एंड इस कार्बन की वैलेंसीज सेटिस्फाइड कैसे होंगी, बाय द हाइड्रोजन एटम्स लाइक दिस. ठीक है, तो इसको हम एक्सपैंडेड फॉर्म में लिखें, तो इसी को हम एक्सपैंडेड फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, ये कार्बन है, इसके साथ 3 हाइड्रोजन्स अटैच हैं लाइक दिस एंड दिस इज C डबल बॉन्ड OH. ठीक है, जो कि कार्बोक्सिलिक. इस तरह से हम इसका स्ट्रक्चर दिखा सकते हैं. नेक्स्ट इज ब्रोमोपेंटेन. अगेन बहुत इजी, ब्रोमोपेंटेन. तो ब्रोमोपेंटेन हमें बताइए कि हेलो अल्केन्स में से है, और हेलो अल्केन्स में से हम प्रीफिक्स यूज करते हैं फॉर द हेलोजन प्रेजेंट. तो इसमें ब्रोमो है एंड इट्स पेंटेन. पेंटेन मीन्स 5 कार्बन वाला हाइड्रोकार्बन, अल्केन, पेंटेन. तो व्हाट वी कैन राइट Br. ठीक है, ब्रोमो, एंड देन इट इज पेंटेन, दैट इज CH2 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 CH2, इसको थोड़ा हम नीचे, एंड CH3. सो दिस इज ब्रोमोपेंटेन. ठीक है, ये एथेनॉइक एसिड इज ब्रोमोपेंटेन. नेक्स्ट इज ब्यूटानोन. तो अगेन ब्यूटानोन, इसके नाम से पता चलता है इट इज ए कीटोन, एंड कीटोनिक ग्रुप जो है दैट इज C डबल बॉन्ड O. दिस इज द कीटोनिक ग्रुप. तो ब्यूटानोन है, इसमें 4 कार्बन एटम्स होंगे, ऑलरेडी एक प्रेजेंट है फ्रॉम द फंक्शनल ग्रुप. सो CH3
ठीक है, CH3 C double bond O, then it will be CH2 CH3. This is butanone. 4 carbon atoms and ketonic group, functional group भी present है. Hexanal means it is Al, it's an aldehyde. ठीक है, aldehyde है तो जिसमें functional group होता है C double bond OH, ये इसका functional group है. So the rest is hexanal. Hexanal means there are 6 carbon atoms and already एक present है, that is from this functional group itself. तो बाकी 1, 2, 3, 4 and 5. 1, 2, 3, 4, 5 carbon atoms. Sorry, 6th one we have to attach. तो ये 6th one है and in सबकी valencies will be satisfied by the hydrogen atom. So it is CH3 CH2. ये हमने कंडेंस फॉर्म में लिखा, आप इसको एक्सपैंड भी लिख सकते हैं. CH2 CH2 CH2. So this is hexanal. इस तरह से हम इन स्ट्रक्चर्स का जो इनका स्ट्रक्चर बना सकते हैं इन कार्बन कंपाउंड्स का. इस क्वेश्चन का एक पार्ट मिस हुआ है, दैट इज रिगार्डिंग द ब्रोमोपेंटेन. तो क्वेश्चन इसका एक एडिशनल पार्ट ये है कि क्या ब्रोमोपेंटेन के लिए जो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स पॉसिबल है या नहीं है ब्रोमोपेंटेन के लिए. तो उस क्वेश्चन का आंसर होगा यस, डेफिनेटली, कि जो ब्रोमोपेंटेन के लिए स्ट्रक्चरल आइसोमर्स हैं वो पॉसिबल हैं. देयर आर 8 स्ट्रक्चरल आइसोमर्स के 8 स्ट्रक्चरल आइसोमर्स ऑफ ब्रोमोपेंटेन. तो आप उसे खुद ड्रॉ करने की कोशिश करें. अनदर क्वेश्चन इज हाउ वुड यू नेम द फॉलोइंग कंपाउंड्स. यहाँ पे कुछ कंपाउंड्स के स्ट्रक्चर्स दिए गए हैं एंड वी हैव टू नेम देम. अगेन इस तरह का क्वेश्चन भी आपसे डेफिनेटली पूछा जाएगा. तो चलते हैं पहले पार्ट की तरफ. CH3 CH2 Br. तो यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप हेलोजन है एंड हेलोजन्स के लिए हम प्रीफिक्स हेलो से ही लेते हैं. हेलो पार्ट उसका बनता है. तो अगर इसका नाम हम बताएं सो इट विल बी ब्रोमो, बिकॉज ब्रोमीन इसके पास है. इट विल बी ब्रोमो. ओके, फिर काउंट करेंगे नंबर ऑफ कार्बन एटम्स. इसमें 2 कार्बन एटम्स हैं एंड कोई भी डबल बॉन्ड नहीं है. दैट इज इट्स अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड. ठीक है, सो सॉरी सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड है. सो इट इज ब्रोमो. 2 कार्बन्स, इट्स ब्रोमो ईथेन. सो इसका आयुपैक नेम ब्रोमो ईथेन होगा. पार्ट नंबर 2, इट इज कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन्स अटैच्ड हैं एंड एक ऑक्सीजन भी है. इट्स बेसिकली इसके अंदर अल्डिहाइड ग्रुप है CHO ग्रुप. ठीक है, एंड कार्बन के साथ हाइड्रोजन इस पर अटैच्ड है. सो बिकॉज ये तो अल्डिहाइड है एंड इसमें एक ही कार्बन एटम है. एक कार्बन एटम के लिए हम जो प्रीफिक्स यूज करते हैं दैट इज मिथन. ओके, एंड बिकॉज इट इज अल्डिहाइड तो अल्डिहाइड का Al इसका सफिक्स बनेगा. सो इट इज मिथेनल. मिथेनल इसका आयुपैक नेम है, बट कॉमनली एंड मोस्टली इट इज कॉल्ड एज, मीन्स फेमसली इट्स कॉल्ड एज फॉर्मल्डिहाइड. लैब्स में हम उसको फॉर्मल्डिहाइड भी कहते हैं, कॉमन नेम. देन थर्ड वन इज CH3 CH2 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 CH2. then you have the triple bond and यहाँ पे करेक्शन करते हैं, ये 2 हाइड्रोजन्स यहाँ पे नहीं होंगे बिकॉज ट्रिपल बॉन्ड है. ठीक है, यस, देन इट इज C ट्रिपल बॉन्ड CH. तो ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है, दैट मीन्स इट्स एन अल्काइन. ठीक है, 6 कार्बन एटम्स प्रेजेंट हैं तो इसलिए इसका नाम क्या होगा, हेक्साइन. ठीक है, इसका नाम हेक्साइन होगा. लेकिन इन केस में हम क्या करते हैं कि वी हैव टू स्पेसिफाई आल्सो द पोजीशन ऑफ द ट्रिपल बॉन्ड. जो डबल या ट्रिपल बॉन्ड होगा, अगर इस तरह का अनसैचुरेटेड कंपाउंड होगा तो उसका हमें जो पोजीशन ऑफ अनसैचुरेशन है या जो बॉन्ड है डबल ट्रिपल बॉन्ड, उसकी स्पेसिफाई पोजीशन करनी पड़ेगी. तो बिकॉज ये किसी भी जगह किसी भी
किसी भी 2 कार्बन्स के बीच में ये प्रेजेंट हो सकता है। तो बट यहाँ पे कार्बन नंबर 1 पे ही प्रेजेंट है, बिकॉज जब हम नंबरिंग स्टार्ट करेंगे विल स्टार्ट फ्रॉम दिस 1 2 3 4 5 6, so it's between carbon number 1 and 2, between carbon number 1 and 2, therefore the name will be 1-hexyl. So our next question is, how is the conversion of ethanol and ethanoic acid and oxidation? जो कन्वर्जन है, क्वेश्चन में पूछा है कि इथेनॉल की एथेनॉइक एसिड में जो कन्वर्जन होती है, जो हमने रिएक्शन पढ़ी है ऑक्सीडेशन रिएक्शन, हमें बताना है कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्यों है। तो अगर आप ऑक्सीडेशन रिएक्शन की हम डेफिनेशन को याद करें तो हमने क्या पढ़ा है कि वी हैव डिस्कस्ड कि जब भी एडिशन होता है ऑक्सीजन का, जब भी एडिशन होता है ऑक्सीजन का, दैट इज द ऑक्सीडेशन, या रिमूवल होगा इफ इट इज द रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, देन अगेन इट इज ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो अगर हम इस कन्वर्जन को देखें, एथेनॉल से एथेनॉइक एसिड का कन्वर्जन देखेंगे तो हमें एडिशन ऑफ ऑक्सीजन भी मिलेगा, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन भी इससे मिलेगा। सो चलिए देखते हैं इसका सोल्यूशन क्या होगा। The conversion of ethanol to ethanoic acid is an oxidation because it involves the addition of oxygen or the removal of hydrogen atoms from the ethanol molecules, resulting in the formation of ethanoic acid. So इस रिएक्शन में एथेनॉल ऑक्सीडाइज होता है टू एथेनॉइक एसिड। तो 2 स्टेप रिएक्शन है यहाँ पे। आप देखिए पहले स्टेप में एथेनॉल जो है, एथेनॉल इज कन्वर्टेड इनटू अल्डिहाइड एथेनल, एथेनल में कन्वर्ट होता है, एंड इन द सेकेंड स्टेप जो एथेनल है दैट इज देन कन्वर्टेड इनटू द कार्बोक्सिलिक, ओके यहाँ पे नाम ही लिखेंगे, इट इज एथेनॉइक एसिड, एथेनॉइक एसिड। तो यहाँ पे दोनों के केस में, पहले केस में एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन इज प्रोवाइडेड बाय द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, एंड उसके बाद बिकॉज ऑक्सीजन यहाँ पे बहुत अवेलेबल होगा इसके पास, तो ऑक्सीडेशन होती है दोनों स्टेप्स में। पहले स्टेप में एथेनॉल, एथेनल में, एंड देन एथेनल एथेनॉइक एसिड में कन्वर्ट होता है। तो यहाँ पे आप देखिए वाटर भी प्रोड्यूस होता है, यहाँ पे रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन आप हाइड्रोजन देख सकते हैं। तो हाइड्रोजन का रिमूवल है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन है, दैट इज वाई दिस इज ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो इस रिएक्शन की कैटालिसिस मींस हम कैसे करते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का यहाँ पे यूज होता है जो कि पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7 उसको यूज किया जाएगा, या पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4 का यूज होगा एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। मतलब यह है कि दे विल प्रोवाइड द नेसेसरी ऑक्सीजन एटम्स टू फैसिलिटेट द ऑक्सीजन फ्रॉम ऑक्सीडेशन ऑफ एथेनॉल टू एथेनॉइक एसिड। तो इसीलिए हम कहते हैं कि जो कन्वर्जन है एथेनॉल का एथेनॉइक एसिड में, दिस इज एन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो पहले स्टेप में हाइड्रोजन रिमूव होता है, इस केस में जहां वाटर हमने बनाया है, वाटर प्रिपेयर हुआ है, तो इस केस में पहले हाइड्रोजन रिमूव होता है, एंड इन द सेकेंड स्टेप देन एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टेक्स प्लेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिक्सचर ऑफ ऑक्सीजन एंड इथाइन इज बर्न्ड फॉर वेल्डिंग, कैन यू टेल व्हाई मिक्सचर ऑफ इथाइन एंड एयर इज नॉट यूज्ड। तो पूछा यह कि जो जब हम वेल्डिंग करते हैं, वेल्डिंग में 2 मेटल्स के पीसेस को हम आपस में जोड़ते हैं, तो उसमें हम इथाइन को ऑक्सीजन के साथ यूज करते हैं एंड इथाइन को एयर के साथ यूज नहीं करते। मींस प्योर ऑक्सीजन हम लेते हैं, उसमें हम वेल्डिंग का यूज करते हैं, मींस इथाइन को उसके साथ में यूज करते हैं। ऐसा क्यों है? देखिए अगर आपको याद हो, हमने डिस्कस किया था कि जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, बिकॉज ये इथाइन है यहाँ पे, ठीक है, एसिटाइलिन कॉमन नेम जिसका है, जिसके बीच में कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होगा, ओके, लाइक दिस। सो दिस इज इथाइन। ये एक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की बर्निंग जो है वो लेस एफिशिएंट है देन द सैचुरेटेड वंस, ठीक है। अब इथाइन में अगर आप सिंपल एयर के मिक्सचर में आप इसको बर्न करते हैं तो ऑब्वियसली यहाँ पे जो फ्लेम प्रोड्यूस होगा वो सूटी होगा, ठीक है, उसमें सूट प्रोड्यूस होगा, एंड टेम्परेचर उसमें कम होगा, तो जो हमें हायर टेम्परेचर चाहिए वेल्डिंग के लिए, दैट विल नॉट बी अवेलेबल। तो हम क्या करते हैं, प्योर ऑक्सीजन को लेते हैं, मींस ऑक्सीजन के साथ इसकी बर्निंग करते हैं, जिसकी वजह से इसकी जो कंबस्शन है वो बेटर हो जाती है, बहुत हीट प्रोड्यूस हो जाती है, ब्लू फ्लेम के साथ ही जलता है, एंड हमारी वेल्डिंग का प्रोसेस इजीली सक्सेसफुल होता है। सो दैट इज द रीजन व्हाई वी यूज ऑक्सीजन विद इथाइन। सो व्हाट विल बी द सॉल्यूशन, लेट्स सी। The combustion of ethine with oxygen produces a higher flame temperature compared to combustion with air. When ethine is burned in pure oxygen, it can reach
temperatures which is exceeding 3000 degrees Celsius, which is crucial for efficient welding of metals. Using it dilutes the oxygen content and resulting in a sooty and lower temperature flame, making it less suitable for welding applications where high heat is required. So that is the reason हम इथाइन और ऑक्सीजन को क्यों यूज करते हैं फॉर वेल्डिंग. चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. So the question is, how would you distinguish experimentally between an alcohol and a carboxylic acid? अल्कोहल एंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स को हम आपस में कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे एक्सपेरिमेंटली? तो देखिए, देयर आर बहुत मेनी टेस्ट विच वी कैन डू. तो बहुत ही सिंपल टेस्ट है, बहुत ही कॉमन टेस्ट होगा ये कि अल्कोहल्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स की रिएक्शन विद द कार्बोनेट्स. ठीक है, तो कार्बोनेट्स को ऐड करेंगे हम अल्कोहल के साथ, तो अल्कोहल में हमें कोई रिएक्शन यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा. लेकिन जब आप कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ इसका रिएक्शन करते हैं, यस इट विल रिएक्ट विद कार्बोक्सिलिक एसिड, चाहे आप सोडियम का कार्बोनेट ले या बाइकार्बोनेट ले या किसी और मेटल का कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट ले, तो उसमें रिएक्शन होगा. एंड रिएक्शन हो रहा है कैसे पता चलेगा? क्योंकि जो रिएक्शन हमारा सिस्टम होगा, सोल्यूशन होगा, उसमें आपको छोटे छोटे बबल्स निकलेंगे, एफर्वेसेंस उसमें नजर आएगी बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ द बबल्स. एंड बबल्स क्यों बने? बिकॉज ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड गैस. क्योंकि जब कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ कार्बोनेट्स या बाइकार्बोनेट्स रिएक्ट करते हैं, दे फॉर्म द गैस दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड गैस. एंड बिकॉज यहाँ इस चीज़ को हम विजिबल आइज से देखेंगे, नेक्ड आइज से देख सकते हैं, एफर्वेसेंस हमें दिखेगी, तो एक बिल्कुल सिंपल टेस्ट होगा टू डिस्टिंग्विश बिटवीन द टू. हाँ, ये भी हम कर सकते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड ही प्रोड्यूस हुई है, गैस जो यहाँ पे प्रोड्यूस हुई है. बबल्स के फॉर्मेशन से तो ये पता चला कि गैस प्रोड्यूस हुई है. अब गैस कार्बन डाइऑक्साइड गैस ही है, उसको फर्दर चेक किया जा सकता है अगर हम इसको लाइम वाटर के थ्रू पास कराएं. दैट विल गिव यू द मिल्की वाटर. ठीक है, एंड दैट विल टर्न मिल्की लाइम वाटर इनटू द मिल्की, एंड इससे हमें कंफर्मेशन होगी दैट द गैस प्रोड्यूस्ड इज द कार्बन डाइऑक्साइड गैस. तो इसका सोल्यूशन हम कैसे लिखें? लेट्स सी दैट क्विकली. The alcohols and the carboxylic acids can be distinguished by reacting them with carbonates or bicarbonates. तो if we add sodium carbonate, ठीक है, हमने सोडियम कार्बोनेट की एग्जांपल ली है, तो सोल्यूशन कंटेनिंग द कंपाउंड बीइंग टेस्टेड, इफ इट इज अ कार्बोक्सिलिक एसिड, तो उसमें एफर्वेसेंस आएगी दैट ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ बबल्स, ड्यू टू द रिलीज ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड गैस. ये बबल्स क्यों हैं? बिकॉज यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है. क्यों? रिएक्शन देखिए, आपका कार्बोक्सिलिक एसिड सोडियम कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करेगा, तो यहाँ पे CH3CO, Na, वाटर, एंड दिस इज द कार्बन डाइऑक्साइड गैस विच इज प्रोड्यूस्ड इन दिस केस. तो 3 प्रोडक्ट्स बनते हैं, एक इसका सोडियम इथेनोएट है, वाटर है, कार्बन डाइऑक्साइड. तो कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से एफर्वेसेंस मिलेगी, दिखेगी, जिसका फर्दर टेस्ट कर सकते हैं बाय पासिंग इट थ्रू द स्लेक्ट लाइम, जो कि मिल्की कन्वर्ट होगा, कैल्शियम कार्बोनेट में कन्वर्ट होगा. अल्कोहल्स की बात करें तो अल्कोहल्स डू नॉट रिएक्ट विद सोडियम कार्बोनेट, हेंस नो एफर्वेसेंस इज ऑब्जर्व्ड, बिकॉज जब रिएक्शन नहीं हुआ तो कोई कार्बन डाइऑक्साइड किसी भी तरह की गैस यहाँ पे प्रोड्यूस नहीं होगी, एंड कोई भी ऑब्जर्वेशन इस तरह की हमें यहाँ पे नहीं मिलेगी. सो इस तरह से कार्बन डाइऑक्साइड एंड अल्कोहल का आपस में हम डिस्टिंग्विश इन दोनों को कर सकते हैं. तो क्वेश्चन है नेक्स्ट वाला, व्हाट आर द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स. क्वेश्चन पूछा है कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स क्या होते हैं. बहुत ही सिंपल है, जैसे ऑक्सीडेशन की हमारी डेफिनेशन है. ऑक्सीडेशन में हमने क्या पढ़ा था कि ऑक्सीडेशन वो प्रोसेस है जिसमें एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होता है, या तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होता है या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन होता है. तो दैट मीन्स ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो सब्सटेंस होगा या तो वो ऑक्सीजन प्रोवाइड करेगा या तो वो हाइड्रोजन निकालेगा. दैट इज ए सिंपल सोल्यूशन. ओके, तो हम इसका आंसर कैसे लिख सकते हैं? सो दिस कैन बी द सोल्यूशन. So those chemical substances which remove hydrogen or add oxygen, ठीक है, remove hydrogen or add oxygen to another chemical substance in a chemical reaction, they are called as the oxidizing agents. तो इसमें कई सारी एग्जांपल्स हम दे सकते हैं, जैसे ऑलरेडी हमने एक रिएक्शन देखा जिसमें अपने KMNO4 पोटेशियम पर मैग्नेट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ऑक्सीजन ये प्रोवाइड करता है. K2Cr2O7, K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है. इसी तरह हेलोजेंस हाइड्रोजन को रिमूव करते हैं, दे आर ऑल्सो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स.
इसी तरह से और भी कई सारे, नाइट्रिक एसिड है, लेट्स सपोज HNO3, नाइट्रिक एसिड अगेन, these are all the examples of the oxidizing agents. Another question we have here is, would you be able to check if water is hard by using detergent? क्या डिटर्जेंट के यूज से आप ये बता सकते हैं कि वाटर हार्ड है कि नहीं? तो इस क्वेश्चन के पीछे जो कॉन्सेप्ट है, देखिए हमने ये डिस्कस किया था कि हार्डनेस वाटर की क्या होती है जब वाटर के अंदर कैल्शियम या मैग्नीशियम के आयंस प्रेजेंट होते हैं। तो इसकी वजह से क्या होता है, जो सोप है वो लेसर नहीं बना पाती, फोम नहीं बना पाता, जो सोप की क्लींजिंग एक्शन है वो पॉसिबल नहीं होता है इन द हार्ड वाटर। फिर हमने उसके सोल्यूशन के लिए क्या बताया था कि डिटर्जेंट का यूज होगा, कि डिटर्जेंट के केस में जो डिटर्जेंट है दैट इज एबल टू वर्क विद द हार्ड वाटर ऑल्सो। तो दैट मीन्स डिटर्जेंट के केस में हमें ये नहीं पता चल सकता कि वेदर द वाटर इज हार्ड और नॉट। सोप के केस में बता सकते हैं कि वाटर सॉफ्ट है या हार्ड है। ठीक है, सोप यूज करके अगर अच्छा लेथर बनता है तो सॉफ्ट वाटर है, अगर लेथर नहीं बनता है, इससे कम बनता है, देन हार्ड वाटर है। तो आंसर टू दिस क्वेश्चन विल बी नो, वी विल नॉट बी एबल टू means with the help of the detergent we cannot check if the water is hard or not. So we can say using detergent it's not possible to check if the water is hard or not. This is because unlike soaps, detergents do not react with salts of calcium and magnesium. Detergent magnesium and calcium के salts के साथ react नहीं करता है, and therefore it can easily form the lather. ठीक है, मीन्स इसकी जो क्लींजिंग एक्शन इजीली हो सकती है, सो इट्स नॉट पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ द डिटर्जेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, पीपल यूज अ वैरायटी ऑफ मेथड्स टू वॉश क्लॉथ्स। यूजुअली आफ्टर एडिंग सोप दे बीट द क्लॉथ्स ऑन द स्टोन और बीट इट विद द पैडल, scrub with the brush, or mixture is agitated in the washing machine. Why is agitation necessary to get क्लीन क्लॉथ्स? तो क्वेश्चन पूछा है कि जब भी कपड़े धोए जाते हैं तो इस धोने की प्रोसेस में जब क्लीनिंग सब्सटेंस, क्लीनिंग एजेंट मीन सोप या डिटर्जेंट ऐड किया जाता है, उसके बाद कपड़े को एजिटेट किया जाता है, फिजिकली उसको एजिटेट किया जाता है, ताकि या तो स्टोन के अगेंस्ट से उसको एजिटेट किया जाएगा, लातों से उसको जो है एजिटेट किया जाता है, या कोई ब्रश से आप उसको स्क्रब करते हैं, या वॉशिंग मशीन के अंदर उसकी सुपिनिंग होती है, उसको जो है एजिटेशन दी जाती है। एजिटेशन नेसेसरी क्यों है? देखिए इसके लिए बेसिक जो पॉइंट है जो हमें याद रखना है, हमने ये पढ़ा था कि जो डर्ट है, डर्ट इज यूजुअली ऑयली इन नेचर, एंड जो सोप के मॉलिक्यूल्स हैं उसमें जो दो एंड्स हैं, उसका जो टेल पार्ट है हाइड्रोफोबिक पार्ट होता है, एंड वो इस डर्ट को डिसॉल्व करता है, एंड इस तरह से एग्रीगेट्स बनते हैं, माइसिल्स बनते हैं, एग्रीगेट्स बनते हैं, जो इस डर्ट को ट्रैप करते हैं एंड उसको डिसॉल्व करके हम इजीली उसको बाहर निकाल सकते हैं। अब देखिए कपड़ा जो कि क्लॉथ जो होता है वो अलग अलग साइजेस का हो सकता है, बड़ा हो सकता है। मेनली तीन चीज़ें हम यूज़ करते हैं, तो वाटर यूज़ होता है, सोप यूज़ होती है, एंड तीसरा इसका कंपोनेंट जो है, पार्ट जो है, दैट इज़ क्लॉथ्स। इन तीनों का जो आपस में इनकी इंट्रैक्शन है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इनकी इंट्रैक्शन बहुत अच्छे से हो, माइसेल्स बहुत अच्छे से बने, साबुन जो हम यूज़ करें, डिटर्जेंट सोप यूज़ करें, उसकी डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म हो, और जो है डर्ट के पार्टिकल्स उसमें डिज़ोल्व हो जाएं और रीडिपोजिशन ना हो इन डर्ट पार्टिकल्स की, इसलिए उसको एजिटेट किया जाता है। उसके बाद ये सस्पेंडेड रहते हैं उस वाटर के अंदर, इसकी इमल्सिफिकेशन होती है, इमल्सिफाई करता है, इमल्जन बनता है वाटर एंड सोप का, एंड डर्ट के पार्टिकल सस्पेंडेड रहते हैं। तो उसके बाद इस मैल को, इस डर्ट को, मींस क्लॉथ्स को बहुत अच्छे से क्लीन करने के लिए हमें इसको रिमूव करना बहुत ज़रूरी है। तो दैट इज़ वाई एजिटेशन की हमें इसकी ज़रूरत पड़ती है। तो देखते हैं कि इसका सोल्यूशन हम कैसे लिखेंगे। So agitation plays a crucial role in cleaning process by enhancing the interaction between the cleaning agents, that is soap या detergent, water and fabric, resulting in more effective removal of dirt, stains, oils from the clothes in the following ways. तो सबसे पहले एजिटेशन फिजिकली डिसलॉज डर्ट एंड स्टेन्स फ्रॉम द फैब्रिक। ठीक है, एजिटेशन की वजह से जो डर्ट है वो कपड़े से, फैब्रिक से निकल जाता है, क्योंकि जो इंट्रैक्शन है इन सारी चीज़ों की वो
बहुत अच्छे से हो जाती है. एजिटेशन हेल्प्स टू डिस्ट्रीब्यूट सोप एंड डिटर्जेंट इवनली थ्रू आउट द वाटर एंड ऑन टू द फैब्रिक. दिस ensures दैट द क्लीनिंग एजेंट्स कम इन कॉन्टैक्ट विद ऑल द पार्ट्स ऑफ द क्लॉथ. तो अगेन इससे क्लीनिंग ईजी इफेक्टिव हो जाती है. एजिटेशन एड्स द इमल्सिफिकेशन ऑफ ऑयल्स एंड ग्रीजी स्टेन्स. उनकी इमल्सिफिकेशन हो जाती है, इमल्जन बन जाता है सोप एंड डर्ट का. एजिटेशन हेल्प्स टू कीप द डर्ट एंड सॉइल पार्टिकल्स, जो डर्ट सॉइल पार्टिकल्स होते हैं, सस्पेंडेड इन द वाटर, मीन्स उसका इमल्शन बनता है. देन अलाउइंग देम टू बैक मीन्स सेटल बैक ऑन द फैब्रिक. इसकी वजह से रीडिपोजिशन ऑफ डर्ट ऑन द क्लॉथ्स ड्यूरिंग द वॉशिंग प्रोसेस वो नहीं होती है, एंड इट इंश्योर्स दैट द क्लीनिंग इज इन अ वेरी इफेक्टिव मैनर. तो नेक्स्ट हमारे एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं. जो लास्ट एक्सरसाइज है उसका क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है. एंड क्वेश्चन इज ईथेन विद द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C2H6 हैज ए, पहला ऑप्शन 6 कोवेलेंट बॉन्ड्स, दूसरा 7 कोवेलेंट बॉन्ड्स, थर्ड इज 8 कोवेलेंट बॉन्ड्स, टी इज 9 कोवेलेंट बॉन्ड्स. तो C2H6 है. सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर हम बनाएंगे और देखेंगे कि इसमें कितने कोवेलेंट बॉन्ड्स हैं. तो कार्बन, 2 कार्बन एटम्स इसमें हैं, एंड वी हैव 6 हाइड्रोजन एटम्स. तो इस तरह से 1 2 3 4 5 एंड दिस इज द 6th हाइड्रोजन एटम. ठीक है, तो C2H6 हमने बना लिया. अब इसकी कितने कितने कोवेलेंट बॉन्ड्स इसके अंदर हैं, वी हैव टू 1 2 3 4 5 6 and 7. So we can say there are total of 7 covalent bonds in this compound. So answer इसका क्या होगा, ऑप्शन बी. ऑप्शन बी इज द आंसर टू दिस क्वेश्चन. नेक्स्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हमारे पास. तो पूछा है ब्यूटानोन इज अ 4 कार्बन कंपाउंड विद द फंक्शनल ग्रुप. ब्यूटानोन का हमें फंक्शनल ग्रुप बताना है. तो देखिए ब्यूटानोन, इसके नाम से पता चलता है ONE जो इसमें एडेड है. ठीक है, ONE इज द फंक्शनल ग्रुप, मीन्स जो हम कीटोन है उस फंक्शनल ग्रुप के लिए हम सफिक्स यूज करते हैं ONE. सो ब्यूटानोन कौन सा होगा, पहला ऑप्शन तो कार्बोक्सिलिक एसिड है, नहीं, कार्बोक्सिलिक एसिड में ओइक एसिड हम यूज करते हैं. अल्डिहाइड में हम भी नहीं है बिकॉज उसमें एल यूज किया जाता है एज अ सफिक्स. कीटोन में यस दिस इज बिकॉज ONE इसमें यूज होता है. एंड अल्कोहल में नहीं, इस अल्कोहल में हम जो है ऑल यूज करते हैं, उसमें ऑल यूज करते हैं, इसमें अल यूज करते हैं, इसमें ओइक एसिड यूज करते हैं. सो यस दिस इज ऑन ब्यूटानोन, देयरफॉर it belongs to the group of carbon compounds called as ketone. So यहाँ पे करेक्ट आंसर जो होगा ऑप्शन सी होगा. नेक्स्ट, while cooking the bottom of the vessel is getting blackened on the outside. It means that option A, the food is not cooked completely, the fuel is not burning completely, the fuel is wet, and the fuel is burning completely. तो खाने का बर्तन जिसमें खाना पकाया जा रहा है उसका जो वेसल है, उसका जो बॉटम है उस वेसल का, वो ब्लैक हो रहा है. ओके, उसमें सूट की कोटिंग आ जाती है, इट गेट्स ब्लैक. तो इसके लिए क्या रीज़न हो सकता है. तो अगर आपको याद हो, हमने ये चीज़ पढ़ी है कि जो कार्बन कंपाउंड्स होते हैं अगर वो इनकम्प्लीटली बर्न होते हैं या अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की हम बर्निंग करें, ठीक है, तो उस केस में क्या होता है कि उस इनकम्प्लीट कंबस्शन की वजह से उसमें उस फ्लेम के साथ येलोइश फ्लेम होगी और उसके साथ सूट होगा, मीन्स जो स्मोक निकलेगा वो जो बर्तन है, वेसल है, उस पर चिपक जाएगा, उस पर एक लेयर बनाएगा ब्लैक कलर का. सो ये जो रीज़न है फूड इज़ नॉट कम्प्लीटली कुकिंग, नो नॉट कुक्ड कम्प्लीटली, ये रीज़न इसका नहीं है. द फ्यूल इज़ नॉट बर्निंग कम्प्लीटली, यस ऑब्वियसली इट्स नॉट बर्निंग कम्प्लीटली, इसी की वजह से ऐसा हो रहा है. फ्यूल इज़ वेट, नहीं. द फ्यूल इज़ बर्निंग कम्प्लीटली, ऐसा भी नहीं है. सो इस केस में आंसर बी इज़ द करेक्ट आंसर. ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन. ओके, द फ्यूल इज़ नॉट बर्निंग कम्प्लीटली, इसी की वजह से जो है ब्लैकनिंग होती है. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 इज के एक्सप्लेन द नेचर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड यूजिंग द बॉन्ड फॉर्मेशन इन CH3Cl. CH3Cl के हेल्प से हमें जो बॉन्ड फॉर्मेशन है, कोवेलेंट बॉन्डिंग का नेचर हमें बताना है इस एग्जाम्पल के थ्रू. तो देखिए यहाँ पे कार्बन है, सो वी हैव C कार्बन. वी नो कि कार्बन के पास इसकी वैलेंसी 4 है, इसके आउटर मोस्ट शेल में 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं जिनको ये शेयर कर सकता है.
एंड CH3Cl में 3 हाइड्रोजन्स हैं और एक क्लोरीन है। तो वी नो हाइड्रोजन की अगर हम बात करें तो हर एक हाइड्रोजन को एक इलेक्ट्रॉन चाहिए अपना डुप्लेट कंप्लीट करने के लिए। तो 3 हाइड्रोजन्स तो यहाँ पे आते हैं, अपना एक इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं विद कार्बन, फॉर्मिंग 3 कोवेलेंट बॉन्ड्स। ठीक है, 3 कोवेलेंट बॉन्ड बनते हैं एंड द फोर्थ वैलेंसी है दैट विल बी फुलफिल्ड बाय द क्लोरीन, क्योंकि क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 है, इसके आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो इट इज शॉर्ट ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। तो इसको भी एक इलेक्ट्रॉन चाहिए टू बिकम स्टेबल। इसकी वैलेंसी भी 1 है, हाइड्रोजन्स की वैलेंसी भी 1 है, तो ये भी एक सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा कार्बन के साथ में। एंड दिस इज हाउ इट विल बॉन्ड in the case of CH3Cl. So how we can write the solution? So carbon has a valency of 4 and hence is capable of forming 4 covalent bonds with other atoms. In CH3Cl, that is chloromethane इसका नाम है, chloromethane, carbon and each hydrogen atom share 1 pair of electrons forming 3 कार्बन हाइड्रोजन कोवेलेंट बॉन्ड्स। यहाँ पे आप देख सकते हैं 3 कार्बन हाइड्रोजन कोवेलेंट बॉन्ड्स हैं। Each shared pair of electron contributes 1 electron to the bond and both atoms now have access to the full valence shell. Means hydrogen and carbon एक दूसरे के atoms को अब access कर सकते हैं। Carbon and chlorine share 1 pair of electron forming carbon chlorine covalent bond. ये वाला बॉन्ड कार्बन क्लोरीन का बनता है। सिमिलरली इसी तरह से यहाँ पे भी शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है एक कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, जिसकी वजह से क्लोरीन जिसका विच इज शॉर्ट ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन वो भी स्टेबल हो जाता है, उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है एंड कार्बन का भी ऑक्टेट एज अ रिजल्ट ऑफ दिस कंप्लीट हो जाता है। सो दिस इज हाउ वी कैन एक्सप्लेन द कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन यूजिंग द क्लोरोमीथेन एग्जाम्पल। Then we have question number 5. Draw the electron dot structure of structures for ethanoic acid, H2S, hydrogen sulfide, propanone and the F2 molecule. इनका हमको इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना है। तो पहले भी हमने ऐसे क्वेश्चन किए हैं, सीखा है इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर्स बनाना। तो आइए देखते हैं कि इनके इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर्स किस तरह के होंगे। तो पहला हमारे पास एथेनोइक एसिड है। तो एथेनोइक एसिड कि अगर आप फॉर्मूला देखें दैट इज CH3COOH। ठीक है, तो इसका डॉट स्ट्रक्चर कैसे बनेगा? हमारे पास हाइड्रोजन है, सॉरी कार्बन इज अटैच्ड टू 3 हाइड्रोजन जिनके बीच में शेयरिंग ऑफ 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। दिस इज द 3rd हाइड्रोजन एंड देन कार्बन एंड कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, तो दे विल शेयर 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। देन वी हैव यहाँ पे C डबल बॉन्ड O है, ओके, इज बेसिकली C डबल बॉन्ड OH। तो कार्बन एंड ऑक्सीजन यहाँ पे 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स शेयर करता है फॉर्मिंग द डबल बॉन्ड। एंड लास्टली वी हैव OH। तो OH में ऑक्सीजन एंड कार्बन आपस में शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन करते हैं, 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड दिस इज द। तो इस तरह से हम एथेनोइक एसिड का डॉट स्ट्रक्चर बना सकते हैं। This is the electron dot structure for first one, ethanoic acid. Next हमारे पास है हाइड्रोजन सल्फाइड H2S। तो सल्फर एंड हाइड्रोजन, सल्फर का एटॉमिक नंबर 16 है, तो इसके आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, देयरफॉर इट्स शॉर्ट ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो 2 इलेक्ट्रॉन्स जो शेयर करेगा हाइड्रोजन के साथ में फॉर्मिंग द बॉन्ड। देयरफॉर सल्फर के केस में दिस इज द सल्फर एंड इसके आउटर मोस्ट शेल में 1 2 3 4 5 एंड 6 इलेक्ट्रॉन्स इसके आउटर मोस्ट शेल में है। तो व्हाट विल हैपन, हाइड्रोजन आएंगे, 2 हाइड्रोजन एटम्स, हर एक हाइड्रोजन एटम अपना 1 इलेक्ट्रॉन लेके आएगा शेयरिंग के लिए। तो लेट्स सपोज इस तरह से हाइड्रोजन यहाँ से अपना लेके, दूसरा हाइड्रोजन यहाँ से अपना लेके। सो दिस विल बी द डॉट स्ट्रक्चर फॉर हाइड्रोजन सल्फर। ठीक है, यहाँ पे रेड कलर से मैं हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन दिखाता हूँ ताकि क्लियर पिक्चर हो जाए। देन 3rd वन इज प्रोपनोन। तो प्रोपनोन क्या है? कीटोन है, इसके नाम से पता चलता है प्रोपनोन है, 3 कार्बन एटम्स वाला कीटोन है। सो इसमें CH3C डबल बॉन्ड हो, बिकॉज कीटोनिक ग्रुप है एंड CH3, ये फॉर्मूला है कीटोनोन का।
तो इसका डॉट स्ट्रक्चर भी अगेन इजी है. कार्बन इज फॉर्मिंग बॉन्ड्स विद 3 हाइड्रोजन्स. इस तरह से बनाएंगे. कार्बन और इस कार्बन के बीच में वी हैव 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन विच इज शेयर्ड. ऑक्सीजन यहाँ पे डबल बॉन्ड बनाता है तो 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर होंगे. यहाँ पे 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर हुआ बिटवीन दीज 2 कार्बन एटम्स. एंड फिर से हाइड्रोजन है. दिस इज सॉरी 1 मोर CH3 ग्रुप. तो यहाँ पे 3 हाइड्रोजन्स के साथ में इस तरह की शेयरिंग होगी. सो दिस इज द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ प्रोपेनोन. Then we have the last one, that is the F2 molecule. F2. तो फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9 होता है. ओके 2 and 7 इसकी कॉन्फ़िगरेशन है. क्योंकि एटॉमिक नंबर 9 है तो 2 7 कॉन्फ़िगरेशन होगी. आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं. इट्स शॉर्ट ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन. तो 2 फ्लोरीन एटम्स आएंगे. 2 फ्लोरीन एटम्स आपस में शेयरिंग करेंगे. 1 2 3 4 5 6 and 7. Another fluorine 1 2 3 4 5 6 and this is the 7th one. तो अब ये 7th वाला जो है they will share 1 pair of electron. तो ये shared pair of electron इनके बीच में. This will be the dot structure for molecule. So this is how we can draw the electron dot structure. So electron dot structure एक important question है जिससे questions हर साल पूछे जाते हैं in the exam. We have to be very clear with it. Then we have the question number 6. The question is what is homologous series? Explain with an example. तो हमने बताना है कि homologous series हम किसे कहते हैं and उसकी एक example भी देनी है. तो we have learned कि homologous series एक ऐसी series of कंपाउंड्स होते हैं जिनमें जो मेंबर्स होते हैं बेसिकली द सीरीज और ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं. सबसे पहली चीज़ उनमें क्या है, दे हैव द सिमिलर फंक्शनल ग्रुप. उनका फंक्शनल ग्रुप सेम होता है तो वो एक ही क्लास ऑफ कार्बन कंपाउंड से बिलोंग करते हैं. ये मेन चीज़ है कि उनका फंक्शनल ग्रुप सेम होता है. तो जब फंक्शनल ग्रुप सेम है तो उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑब्वियसली सेम होती है. लेकिन उनमें जो सक्सेसिव मेंबर्स होते हैं उनमें नंबर ऑफ एटम्स में डिफरेंस होता है. पहले मेंबर से लेकर जब हम आगे चलते हैं तो उनका मास इंक्रीज होता है जिसकी वजह से उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में चेंज आ जाती है. सो इसका सोल्यूशन कैसे लिखेंगे, लेट्स सी दैट. A homologous series is a group of organic compounds represented by similar general formula that have similar functional group. तो इन compounds का इस सीरीज में जो कंपाउंड्स होंगे उनका सेम फंक्शनल ग्रुप होगा और उसको सिमिलर सेम जनरल फॉर्मूला से हम सारे कंपाउंड्स को उसके मेंबर्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं. उनका फंक्शनल ग्रुप सेम है तो हेंस शो आइडेंटिकल केमिकल प्रॉपर्टीज and exhibit a gradual change in physical as a result of increasing molecular size and complexity. तो जब हम इस सीरीज में आगे चलते हैं तो मॉलिकुलर मास इंक्रीज होता है ऑब्वियसली. तो उसकी वजह से फिजिकल प्रॉपर्टीज जैसे बॉइलिंग पॉइंट है, मेल्टिंग पॉइंट है, डेंसिटी है, उसमें डिफरेंस आ जाता है. ग्रेडेशन उसमें हमें देखने को मिलता है. द सक्सेसिव मेंबर्स ऑफ होमोलॉगस सीरीज डिफर बाय 1 CH2 ग्रुप. ये भी हमें याद रखना है कि उसमें जो सक्सेसिव मेंबर्स हैं पहला मेंबर दूसरे से एक CH2 ग्रुप से डिफर करता है. दैट मीन्स सेकंड वाले मेंबर में पहले मेंबर से एक CH2 ग्रुप ज़्यादा होगा. थर्ड मेंबर में सेकंड मेंबर से एक CH2 ग्रुप ज़्यादा होगा. क्योंकि एक CH2 ग्रुप का मास 14 यूनिट्स बनता है इसलिए एक 14 यूनिट्स का मास हर लेवल पे डिफरेंस होता है जो आगे चल के इंक्रीज हो जाता है. तो एग्जाम्पल के लिए हमने अल्केन्स की एग्जाम्पल यहाँ पे दी है. तो अल्केन्स को हम जनरल फॉर्मूला CnH2n से रिप्रेजेंट कर सकते हैं. सारे ही अल्केन्स को हम इसी फॉर्मूला से, इसी जनरल फॉर्मूला से रिप्रेजेंट कर सकते हैं. तो इसमें पहला मेंबर CH4 मीथेन, देन ईथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन एंड सो ऑन. यहाँ पे आप देखिए हर एक मेंबर दूसरे मेंबर से, पहला मेंबर सक्सेसिव मेंबर्स की बात हो रही तो एक CH2 ग्रुप उसमें ज्यादा आपको देखने को मिलेगा. वी कैन टेक वन मोर एग्जांपल. लेट्स सपोज अल्कोहल्स की एग्जांपल दे हम CH3OH, मिथेनॉल, C2H5OH, C3H7OH. मैं एक CH2 ग्रुप इसमें इंक्रीज कर रहा हूँ, नथिंग एल्स. C4H9OH, देन
C5H11OH एंड सो ऑन, ठीक है, मिथेनॉल, एथेनॉल, देन पेंटानॉल, सॉरी प्रोपानॉल, ब्यूटानॉल, पेंटानॉल एंड सो ऑन। तो ये यहाँ पे देखिए सब में फंक्शनल ग्रुप सेम है, एक CH2 ग्रुप का इंक्रीज हो रहा है, तो फिजिकल प्रॉपर्टीज में इससे ग्रेडेशन देखने को मिलेगा, लेकिन जो केमिकल प्रॉपर्टीज होंगी वो सिमिलर होंगी। इसको हम जनरल फॉर्मूला से रिप्रेजेंट करना चाहें तो CnH2n प्लस 1OH, ये इसका जनरल फॉर्मूला होगा। ओके, सो दिस विल बी द सॉल्यूशन टू द क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Question number 7. How can ethanol and ethanoic acid be differentiated on the basis of their physical and chemical properties? तो पूछा है कि एथेनॉल एंड एथेनॉइक एसिड को फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज की बेस पे हम किस तरह से डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो बहुत सारी फिजिकल डिफरेंसेस हैं प्रॉपर्टीज में, फिजिकल प्रॉपर्टीज में डिफरेंस है, केमिकल प्रॉपर्टीज में डिफरेंस है। तो चलिए देखते हैं कौन कौन सी डिफरेंसेस हैं। So ethanol and ethanoic acid can be differentiated on the based on several physical and chemical properties. तो पहला यहाँ पे हमने ऑर्डर लिया है, एथेनॉल हैज़ ए कैरेक्टरिस्टिक समवट प्लीजेंट ऑर्डर, इसका अच्छा एक स्मेल होती है इसकी एथेनॉल की, वाइल एथेनॉइक एसिड का एक पंजेंट या विनेगर लाइक ऑर्डर होता है, सो दैट कैन बी इजीली डिफरेंशिएटेड। टेस्ट, एथेनॉल हैज़ ए स्लाइटली स्वीट टेस्ट वाइल एथेनॉइक एसिड हैज़ सार और द टेस्ट विच इज सिमिलर टू द विनेगर, बिकॉज ये एसिडिक इन नेचर होता है, एसिड इटसेल्फ होता है। तीसरा बॉइलिंग पॉइंट, एथेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट चेक किया जाए तो 78.37 डिग्रीज है, एंड इसके कंपैरिजन में एथेनॉइक एसिड का 118 काफ़ी ज़्यादा है, इसके कंपैरिजन में 118.1 डिग्री सेल्सियस। तो इसकी बेस पे हम इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज, पीएच, एथेनॉल एक न्यूट्रल है, न्यूट्रल सब्सटेंस है, डज नॉट अफेक्ट द पीएच ऑफ द सॉल्यूशन सिग्निफिकेंटली, लेकिन एथेनॉइक एसिड एसिडिक है, देयरफॉर इट लोअर्स द पीएच ऑफ द सॉल्यूशन, ठीक है, इससे हम सॉल्यूशन का पीएच लोअर कर सकते हैं, मींस एसिडिक पीएच बना सकते हैं। रिएक्शन विद कार्बोनेट्स ऑलरेडी हमने डिस्कस किया, इथेनॉल अल्कोहल्स जो हैं वो कार्बोनेट्स के साथ या बाइकार्बोनेट भी हम बता सकते हैं, उनके साथ रिएक्ट नहीं करते हैं, वाइल जो एथेनॉइक एसिड है वो कार्बोनेट्स के साथ रिएक्ट करके एक तो साल्ट प्रोड्यूस करते हैं, एंड ऑल्सो कार्बन डाइऑक्साइड गैस, वाटर इज ऑल्सो प्रोड्यूस्ड। तो गैस की यहाँ प्रोडक्शन जो है उससे हमें पता चलता है कि इट इज़ कार्बोक्सिलिक एसिड। एंड सेवंथ इज रिएक्शन विद बेसिस, एथेनॉल अगेन ये बेसिस के साथ रिएक्ट नहीं करेगा, वाइल एथेनॉइक एसिड वो बेसिस के साथ रिएक्ट करके साल्ट एंड वाटर बनाता है, क्योंकि इसकी न्यूट्रलाइजेशन होती है उसमें, इट कैन शो द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। सो दीज आर सम ऑफ द पॉइंट्स ऑफ डिफरेंसेस, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज की बेस पे क्या क्या डिफरेंस है, कौन कौन सी डिफरेंस है एथेनॉल एंड एथेनॉइक एसिड के बीच में। मूविंग टू अनदर क्वेश्चन, नेक्स्ट we have question number 8. Why does micelle formation take place when soap is added to water? Will a micelle be formed in other solvents such as ethanol also? micelle क्यों बनता है? ये एक पार्ट क्वेश्चन का है। सेकंड पार्ट में पूछा है कि अगर वाटर के बगैर हम कोई और सॉल्वेंट लेते हैं तो क्या माइसेल्स बनेंगे या नहीं बनेंगे। तो माइसेल्स क्या होते हैं? एग्रीगेट्स, स्फेरिकल एग्रीगेट्स होते हैं सोप मॉलिक्यूल्स के। विद इन जब हम सोप वाटर के अंदर डालते हैं, बिकॉज इसका एम्फिफिलिक नेचर होता है, दैट मीन्स ड्यूअल नेचर होता है। एक इसका पोलर हेड होता है एंड इसकी एक नॉन पोलर टेल होती है। तो जो पोलर एंड है, पोलर हेड है, दैट इज हाइड्रोफिलिक, ओके, दैट इज हाइड्रोफिलिक, इट लव्स, वी कैन सी सिंपली इट इज वाटर लवर। वेयर एज नॉन पोलर एंड, जो इसका टेल एंड है, दैट इज वाटर हेटिंग सिंपली, ठीक है, वाटर से अवे, वाटर के से भाग जाता है इन सिंपल वर्ड्स। तो ये जो इसका ड्यूअल नेचर है, इसी की वजह से जो माइसेल्स है वो बन जाते हैं इस एम्फिफिलिक नेचर मॉलिक्यूल्स की वजह से माइसेल्स बनते हैं। तो जब आप वाटर के अंदर सोप मॉलिक्यूल्स को ऐड करते हैं तो वो अपने आप को अरेंज करते हैं द स्पेसिफिक मैनर, स्फेरिकल मैनर, वो अपने आप को असेंबल करते हैं, जिसमें उनका जो हेड पार्ट है, दैट इज द वाटर लविंग पार्ट, वो तो वाटर के मॉलिक्यूल्स के साथ में अटैच हो जाता है, एंड जो टेल है दैट गोज अवे फ्रॉम द वाटर। तो इस तरह से स्फेरिकल एग्रीगेट्स बनते हैं,
जिसमें सारे सोप के मॉलिक्यूल्स दे फेस टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ दिस स्फीयर। ठीक है, इस तरह से ये हम उसका 2D स्ट्रक्चर बनाएंगे, ऑल्दो एक स्फेरिकल नेचर होगा, तो सारे सारे टेल पार्ट्स दे विल फेस टुवर्ड्स द सेंटर, एंड इन एग्रीगेट्स को हम माइसेल्स माइसेल्स कहते हैं। तो आप हमने ये भी डिस्कस किया है कि माइसेल्स ही क्लीनिंग एक्शन दिखाते हैं, बेसिकली दे आर द रिस्पॉन्सिबल फॉर क्लीनिंग ऑफ द क्लॉथ्स, क्योंकि इनमें जो टेल पार्ट है वो डिजोल्व करते हैं डर्ट को। ठीक है, सो दे आर, दिस इज हाउ माइसेल्स आर फॉर्म्ड इन सिंपल वर्ड्स। तो सेकेंड पार्ट है क्वेश्चन का, विल माइसेल बी फॉर्म्ड इन अदर सॉल्वेंट्स, जैसे कि एथेनॉल। तो एथेनॉल जो है दैट इज ऑल्सो द हाइड्रो, दैट इज हाइड्रोकार्बन चेन होती है, हम कहेंगे दैट इज द ऑर्गेनिक इन नेचर। सोप इज ऑल्सो द डर्ट पार्टिकल्स आर ऑल्सो हाइड्रो कार्बन्स, या सिंपल वर्ड्स में हम कहें दे आर द ऑर्गेनिक इन नेचर। तो इसलिए जो एथेनॉल जैसे सॉल्वेंट्स हैं उनमें माइसेल्स नहीं बनेंगे, क्योंकि ये जो माइसेल्स बनते हैं दे आर फाउंड वाई, बिकॉज ऑफ द नॉन पोलर नेचर, बिकॉज ऑफ द ड्यूअल नेचर ऑफ द सोप मॉलिक्यूल्स। तो इसलिए जो जो इसका नॉन पोलर एंड होता है वो एथेनॉल के अंदर डिजोल्व होगा एज इट, तो ऑब्वियसली फिर भी माइसेल्स नहीं बनेंगे। तो लेट्स सी हाउ वी कैन आंसर दिस क्वेश्चन। Micelle formation occurs when soap molecules are added to water due to the amphiphilic nature of the soap molecules. इसके जो दो dual nature है, dual affinity है towards the water. Each soap molecule consists of a hydrophilic, that is water attracting head, and the hydrophobic water repelling tail. When soap is added to water, the hydrophilic heads are attracted to the water molecules, while the hydrophobic tails tend to avoid the contact with the water and cluster together to minimize the exposure to the aqueous environment. Means aqueous means जो water के साथ वो अपना attachment नहीं करते हैं, tail parts. This results in the formation of spherical or cylindrical structures जिनको micelles कहा जाता है, where the hydrophobic tails are they are sequestered inside the core of the micelles. Means उनकी जो sequence होती है वो कैसी होती है, they are towards the core, shielded from the surrounding water molecules, while the hydrophilic head remains on the surface in contact with the water. In the solvents like ethanol, the soap molecules do not dissolve, and hence micelle formation will not take place. या हम ये कहेंगे कि जो उसका अल्काइल पार्ट है, अल्काइल पार्ट जो उसका होता है, हाइड्रोकार्बन पार्ट becomes soluble in ethanol. तो उसकी वजह से भी माइसेल्स नहीं बनेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाई आर कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स यूज्ड एज फ्यूल्स फॉर मोस्ट एप्लीकेशंस? कार्बन एंड इसके कंपाउंड्स को मोस्टली जो फ्यूल्स हैं एज फ्यूल्स यूज क्यों किया जाता है? देखिए, किसी भी चीज को जब हम एज ए फ्यूल यूज करते हैं तो उसमें कई सारी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हमें देखनी पड़ती हैं, जिसमें सबसे पहली चीज ये है कि इट शुड बी एफिशिएंट। ओके, मींस ये आपको सफिशिएंट अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस करे कि आप उस हीट को यूज कर सकें। सेकेंडली, इट शुड बी इकोनॉमिकल ऑल्सो, आपको ज्यादा उसमें खर्चे नहीं आने चाहिए, दैट शुड बी इकोनॉमिकल। और एक कंसिडरेशन हो सकती है, ये एनवायरनमेंट के लिए हैजर्ड नहीं होना चाहिए, एनवायरनमेंट को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए, या मिनिमम पहुंचा, अगर पहुंचता भी है तो बहुत ज़्यादा कम हो। एंड देन इसकी स्टोरेज का इशू होता है, ये स्टोर इजीली हो। तो ये सारी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो फ्यूल्स की हैं, दे आर फाउंड इन द कार्बन, मीन्स फ्यूल्स विच आर फ्रॉम द कार्बन इटसेल्फ। ठीक है, मोस्ट ऑफ देम, चाहे पेट्रोल की बात करें हम, डीजल की बात करें हम, या कोल की बात करें, उन नेचुरल गैस की बात करें, दे आर ऑल कार्बन बेस्ड कंपाउंड्स। तो दे आर एक्सेलेंट फ्यूल्स, एंड हमने इनकी कंबस्शन रिएक्शन भी पढ़ी है, दे आर गुड, मीन्स कंबस्टेबल भी बहुत अच्छे हैं। सो दैट इज वाई वी यूज देम एज द फ्यूल्स। So how we can write the solution? Let's see. Carbon and its compounds are used as fuels for most applications due to their abundance, abundantly available हैं, high energy density है, efficient combustion उनका होता है, they are versatile also, means अलग अलग जगह पर अलग अलग तरीके से उसको यूज किया जा सकता है, ease of storage है उनमें, and handling easily की जा सकती है, and well established infrastructure. So means these are the various reasons why we use carbon and its compounds as the fuels.
नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 10. Explain the formation of scum when hard water is treated with soap. हार्ड वाटर के साथ जब हम सोप को यूज करते हैं तो उसमें स्कम बनता है. इसकी फॉर्मेशन हमें एक्सप्लेन करनी है. देखिए, इसकी फॉर्मेशन, स्कम की फॉर्मेशन समझने के लिए हमें दो चीजें समझना बहुत जरूरी है. फर्स्ट ऑफ ऑल कि जो सोप का स्ट्रक्चर है वो क्या है, एंड जो हार्ड वाटर है वो क्या होता है. दो पॉइंट्स हैं. तो सोप क्या है? सोप इज बेसिकली द सोडियम और पोटेशियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स. ठीक है, तो उसमें एक आयनिक पार्ट होता है, एक नॉन आयनिक पार्ट होता है, कार्बोक्सिलिक चेन होती है, एंड साल्ट होता है ऑफ सोडियम और पोटेशियम. ये जो इसका आयनिक हेड होता है दैट इज बेसिकली सोडियम और पोटेशियम. तो दिस इज द आयनिक पार्ट ऑफ द सोप. एंड अगर हार्ड वाटर की बात करें, हार्ड वाटर वो वाटर होता है जिसमें मैग्नीशियम एंड कैल्शियम के आयंस प्रेजेंट होते हैं. मैग्नीशियम एंड कैल्शियम के साल्ट्स रादर प्रेजेंट होते हैं इन गुड क्वांटिटी. उसको हम हार्ड वाटर कहते हैं, जिसमें ये इन दो आयंस के साल्ट्स प्रेजेंट हो. मे बी इट्स मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम कार्बोनेट या कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम क्लोराइड, इस तरह के साल्ट्स प्रेजेंट हो तो वाटर हार्ड बनता है. अब इस केस में क्या होता है कि स्कम क्यों बनता है? स्कम इज व्हाट? बेसिकली एक कर्डी सब्सटेंस बनता है. कर्डी सब्सटेंस बनता है एंड जो क्लींजिंग एक्शन सोप का है वो नहीं होता है. रादर फोम भी नहीं बनता, उसमें लेथर भी नहीं बनता है. रादर दिस कर्डी सब्सटेंस इज फॉर्म्ड, जो कि एक प्रेसिपिटेट होता है. बेसिकली इट इज अ प्रेसिपिटेट विच इज फॉर्म्ड. तो ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो मैग्नीशियम एंड कैल्शियम होता है ये ऐसे मेटल्स हैं. हमने अगर रिएक्टिविटी सीरीज अगर हमारे माइंड में है तो रिएक्टिविटी सीरीज में हम देखेंगे कि कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आर रिएक्टिव, मीन्स दे आर लेस रिएक्टिव देन सोडियम एंड पोटेशियम. मीन्स सोडियम एंड पोटेशियम जो है इनसे ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं. तो सोडियम एंड पोटेशियम जो है आयनिक फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं इन दिस सोप. वाटर के अंदर जब डालें तो अगर वाटर हार्ड है, उसमें अगर साल्ट्स प्रेजेंट है, तो दीज आयंस आर बेसिकली गोइंग टू, सोडियम और पोटेशियम जो है ये इनको रिप्लेस कर देंगे बिकॉज दे आर मोर रिएक्टिव दैन मैग्नीशियम एंड कैल्शियम. तो सोडियम हो या पोटेशियम हो, रिएक्टिविटी ऑर्डर में टॉप पे आते हैं. तो ये इन साल्ट से इन आयंस को रिप्लेस करेंगे, डिस्प्लेस करेंगे रादर, बेटर वर्ड, जिसकी वजह से सोप का जो फंक्शन है, जो क्लींजिंग एक्शन है वो रुक जाता है एंड वो स्कम बनता है. जो प्रेसिपिटेट बनता है यहाँ पे वो इसी चीज़ का बनता है. सो दैट इज वाई कि जो हार्ड वाटर है उसमें स्कम बनता है, लेतर नहीं बनता है, एंड क्लींजिंग एक्शन सोप का नहीं होता है. So we can write when hard water is treated with soap, scum is formed due to the reaction between the soap, which is typically a sodium salt of long chain of fatty acids, that is what carboxylic acid means, and the calcium and magnesium ions present in the hard water, means soap and in ions के साथ की इसका reaction होता है. Hard water contains dissolved calcium and magnesium ions which are responsible for water's hardness. When soap is added to hard water, calcium and magnesium ions react with the soap molecules to form insoluble compounds known as calcium and magnesium salts of fatty acids. So obviously सोडियम एंड पोटेशियम जब वहाँ से निकलेंगे तो उनकी जगह यही कैल्शियम या मैग्नीशियम के आयंस लेंगे. तो अब वो सोडियम एंड पोटेशियम के साल्ट्स नहीं रहेंगे, रादर कैल्शियम एंड मैग्नीशियम के फैटी एसिड्स रहेंगे. दीज साल्ट्स आर नॉट soluble in water and appear as white chalky residue on surface, commonly referred to as scum. So this is the answer to the question. क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं. व्हाट चेंज विल यू ऑब्जर्व इफ यू टेस्ट सोप विद लिटमस पेपर, रेड या ब्लू? रेड या ब्लू लिटमस पेपर लेंगे और उसके साथ आप सोप को टेस्ट करेंगे तो व्हाट विल बी द ऑब्जर्वेशन? तो बिल्कुल सिंपल सा इसका सोल्यूशन है. दैट टिपिकली सोप जो होती है दैट इज बेसिक इन नेचर. ठीक है, दैट इज बेसिक इन नेचर. दिस इज इट्स सोल्यूशन, दैट इज बेसिक इन नेचर. तो जब बेसिक है दैट मीन्स जब हम सोप के साथ लिटमस का टेस्ट करेंगे, बिकॉज रेड एंड लिटमस दो डिफरेंट पेपर्स हमारे पास होंगे और उनका जो रिजल्ट होगा दैट विल बी डिफरेंट विद सोप. रेड लिटमस विल टर्न ब्लू इंडिकेटिंग द बेसिक सोल्यूशन, क्योंकि रेड लिटमस बेस में ब्लू कलर में कन्वर्ट हो जाता है. एंड ब्लू लिटमस विल रिमेन ब्लू, जिससे अगेन हमें पता चलता है, इस चीज़ की कंफर्मेशन होती है दैट द सोल्यूशन इज बेसिक इन नेचर. तो जब आप सोप के अंदर रेड लिटमस को
डिप करेंगे सोप के सॉल्यूशन के अंदर तो उसका कलर रेड से ब्लू में कन्वर्ट होगा एंड ब्लू का कलर अनचेंज रहेगा, उसमें कोई कलर चेंज नहीं होगा. वाई? रीजन इज बिकॉज दैट इज सोल्यूशन इज, ये हमें कंफर्म करता है कि सोल्यूशन जो है दैट इज बेसिक इन नेचर. सो सोप का सोल्यूशन बेसिक इन नेचर होता है. दैट इज वेरी सिंपल. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 12. व्हाट इज हाइड्रोजिनेशन, व्हाट इज इट्स इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन. बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. हाइड्रोजिनेशन के बारे में हमें पूछा है. तो हाइड्रोजनेशन हमने डिस्कस भी किया था कि हाइड्रोजनेशन इज बेसिकली अ टाइप ऑफ एडिशन रिएक्शन. इट्स अ टाइप ऑफ एडिशन रिएक्शन जिसमें आप जो अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड लेंगे उसमें हम हाइड्रोजन, बिकॉज इट इज हाइड्रोजनेशन दैट मीन्स देयर इज द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, दैट इज द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन. तो जो डायटोमिक हाइड्रोजन मीन्स द हाइड्रोजन मॉलिक्यूल जो है उसको हम अनसैचुरेटेड कंपाउंड के साथ रिएक्ट करेंगे तो उसकी अनसैचुरेशन वो ब्रेक होगी एंड दैट विल कन्वर्ट इनटू द सैचुरेटेड कंपाउंड. ये हमने भी डिस्कस भी किया था. लेट्स सपोज दिस इज इथेन की एग्जांपल हम लेंगे. दिस इज CH2. तो यहाँ पे आप हाइड्रोजनेशन करेंगे सो दैट मीन्स हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल H2 मॉलिक्यूल आएगा एंड वन ऑफ द बॉन्ड्स विल ब्रेक हेयर एंड ये अपनी बॉन्डिंग अक्रॉस द डबल बॉन्ड इस तरह से करेगा तो एंड दिस बॉन्ड विल ऑल्सो ब्रेक एंड एज अ रिजल्ट ऑफ दिस ये अनसैचुरेशन खत्म होगी. दिस इज कॉल्ड एज द हाइड्रोजनेशन रिएक्शन. ठीक है. तो हाइड्रोजनेशन इज अ टाइप ऑफ एडिशन रिएक्शन क्योंकि एडिशन दूसरे एटम्स का भी, दूसरे डिफरेंट मॉलिक्यूल्स का भी किया जा सकता है, लेकिन ये हाइड्रोजनेशन मीन्स इट इज एडिशन ऑफ हाइड्रोजन. वन मोर थिंग, दिस इज कैटालिटिक एडिशन. ये भी हमें याद रखना है. इट इज कैटालिटिक इन नेचर. दैट मीन्स इन दिस केस वी यूज द कैटालिस्ट क्योंकि हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल जो होता है इसमें एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है. दैट इज़ वाई उस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए हमें बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए. तो रिएक्शन को फास्ट करने के लिए हम उसमें मेटल्स लाइक निकल, प्लेटिनम, पैलेडियम इनका यूज़ करते हैं एज ए कैटलिस्ट. उससे क्या होता है, जो हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल है उस पर एडजॉर्ब होता है जिसकी वजह से इनका बॉन्ड ब्रेकिंग का प्रोसेस ईजी होता है एंड द रिएक्शन गोज फास्ट. तो इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन बहुत सारी हैं. ऑर्गेनिक सिंथेसिस में इसकी एग्जांपल है, मींस एप्लीकेशन है. फूड इंडस्ट्री में इसकी एप्लीकेशन है. सो वी विल टेक जस्ट वन एग्जांपल. तो लेट्स सी व्हाट इज द सॉल्यूशन. So hydrogenation is a type of addition reaction in which hydrogen is added to across the double or triple bond of an unsaturated hydrocarbon, unsaturated carbon compound. क्योंकि ये reaction जो है addition reaction is characteristic of unsaturated carbon compounds. तो हाइड्रोजनेशन में डबल या ट्रिपल बॉन्ड होगा तो उसके अक्रॉस ही जो हाइड्रोजन है ऐड होगा. एंड दिस रिएक्शन टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ निकल एंड या पैलेडियम कैटलिस्ट. मींस कैटलिस्ट की हमें इसमें ज़रूरत पड़ती है. द अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स उसमें क्या होते हैं, दे आर कन्वर्टेड इन द सैचुरेटेड वंस. लेट्स सपोज हम इसी का एग्जांपल लेते हैं CH2 डबल बॉन्ड CH2. इसमें आप हाइड्रोजन ऐड करेंगे बट इट विल बी इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट. निकल लेंगे या पैलेडियम कैटलिस्ट लेंगे, इनकी प्रेजेंस में रिएक्शन होगा तो जो हाइड्रोजन है इट विल बी एडेड अक्रॉस डबल बॉन्ड ब्रेक होके सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट होगा एंड कैन सी अक्रॉस द डबल बॉन्ड हाइड्रोजन्स ऐड हुए हैं एंड अनसैचुरेटेड से कार्बन कंपाउंड सैचुरेटेड में कन्वर्ट हुआ है. अगर ट्रिपल बॉन्ड होगा, लेट्स सपोज एसिटाइलिन है, दैट इज इथाइन है ये, तो उस केस में भी एडिशन होगी. जो दो डबल बॉन्ड्स हैं मींस ट्रिपल बॉन्ड में से दो बॉन्ड्स ब्रेक होके द अनसैचुरेशन वहाँ पे ब्रेक होगी. तो इसकी अगर हम एप्लीकेशन की बात करें, इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन, हाइड्रोजनेशन इज वाइडली यूज्ड इन द फूड इंडस्ट्री टू कन्वर्ट लिक्विड वेजिटेबल ऑयल्स इनटू द सॉलिड और सेमी सॉलिड फैट्स. ठीक है. वेजिटेबल ऑयल्स चूंकि अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स होते हैं, फैटी एसिड्स होते हैं, ऑयल्स होते हैं, दे आर कन्वर्टेड इनटू द सेमी सॉलिड्स या हम कहेंगे सॉलिड फैट्स. दिस प्रोसेस इम्प्रूव द टेक्सचर. ये अब इसकी ज़रूरत क्यों है, से जो हमारा ऑयल है या जो प्रोडक्ट बनता है उसका टेक्सचर, उसकी स्टेबिलिटी और उसकी शेल्फ लाइफ जो है उसकी इंक्रीज हो जाती है ताकि हम उसको सूटेबल यूज़ करें फॉर मार्गेरीन. ठीक है. जो टाइप ऑफ बटर इट इज़ शॉर्टनिंग के लिए या दूसरे बेकिंग आइटम्स के लिए हम जैसे कुकीज़ वगैरह उसके लिए यूज़ कर सकते हैं. सो दिस इज़ इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन. और भी ऑर्गेनिक सिंथेसिस में, मेडिसिन की मैन्युफैक्चरिंग में इसका यूज़ है. तो देयर आर मेनी इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस. Next we have question number 13. Which of the following hydrocarbons undergo addition reaction? C2H6,
C3H8, C3H6, C2H2 एंड CH4। तो यहाँ पे पूछा है कि इन हाइड्रोकार्बन्स में जो गिवन हाइड्रोकार्बन्स हैं इनमें से एडिशन रिएक्शन कौन कौन दिखाएगा। तो अगेन एडिशन रिएक्शन जो है इट इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। रीजन इसका ये है कि अनसैचुरेटेड में डबल या ट्रिपल बॉन्ड्स होते हैं जिनको ब्रेक करके हम नया एटम ऐड कर सकते हैं। ठीक है, दैट इज व्हाट एडिशन मींस। आप और एक एटम उसमें ऐड कर सकते हैं। तो वो तभी हो सकता है जब जब कार्बन जो है कार्बन के लिए पॉसिबल हो कि वो और एटम्स को अपने साथ ऐड कर सकता है। तो अगर सैचुरेटेड की बात करें उसमें तो सारी ही वैलेंसीज, कार्बन की सारी वैलेंसी फिल्ड होती है, तो वो सैचुरेटेड है, वो किसी और एटम को ऐड नहीं कर सकता है। बट एडिशन के केस में जो एडिशन रिएक्शन है, जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स के केस में आप डबल या ट्रिपल बॉन्ड को ब्रेक करके उसमें एडिशन कर सकते हैं। दैट मीन्स इस क्वेश्चन में हमें देखना है कि जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं वो कौन कौन से हैं। देन वी कैन ईजिली फाइंड आउट कि कौन कौन इनमें से एडिशन रिएक्शन दिखाएगा। तो सबसे पहले अगर हम C2H6 की बात करें तो C2H6 इज एन एल्केन। अल्केन है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, इसमें 2 कार्बन एटम्स हैं एंड वी हैव 6 हाइड्रोजन एटम्स। तो सारी वैलेंसीज कार्बन की फिल्ड हैं, कोई चांस नहीं है कि और एक एटम आके इसमें ऐड हो सकता है। सो इसमें तो हम नहीं देख पाएंगे एडिशन रिएक्शन। C3H8 की बात करें तो C3H8 जो है, अगेन इफ यू सी वी हैव 3 कार्बन एटम्स इन इट। तो बाकी अगर हम हाइड्रोजन 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, दैट मीन्स इसमें भी हर एक कार्बन की वैलेंसी जो है सेटिस्फाई हो रही है। सो दिस कैन नॉट शो द एडिशन रिएक्शन। अगेन C3H6, सो 3 कार्बन हैं C3 1 2 एंड 3, एक सिंगल बॉन्ड हम पहले बनाएंगे। देन वी हैव 6 कार्बन एटम्स। तो 6 कार्बन एटम्स, 3 कार्बन एटम्स की वैलेंसी को सेटिस्फाई करने के लिए हमारे पास 8 हाइड्रोजन एटम्स होने चाहिए, लेकिन इस केस में 6 ही हैं। दैट मीन्स कहीं यहाँ पे डबल बॉन्ड भी है। सो देन वी कैन सी दिस कैन बी CH2 नाउ। ठीक है, दिस इज ओनली CH एंड दिस इज CH3। तो यहाँ पे ये 6 हाइड्रोजन इसमें आ गए। यस, इसमें एडिशन हो सकता है। दैट मीन्स C3H6 एडिशन रिएक्शन दिखाएगा। C2H2 की बात करें, C2H2 इज अगेन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। उसमें 2 कार्बन एटम्स हैं, 2 हाइड्रोजन एटम्स हैं, हर एक कार्बन की 3 वैलेंसीज अभी भी जो है दे आर नॉट सेटिस्फाइड। तो मीन्स 2 वैलेंसीज अभी सेटिस्फाइड नहीं है, तो डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड इनके बीच में आएगा। तो जिससे दिस इज अगेन द अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। यस, इसमें भी हम एडिशन रिएक्शन देख सकते हैं। CH4 इज मीथेन सिंपली। तो मीथेन एक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, तो इसमें आपको एडिशन रिएक्शन देखने को नहीं मिलेगा। दैट मीन्स ओनली C3H6 एंड C2H2 के केस में आपको एडिशन रिएक्शन देखने को मिलेगा इन द गिवन एग्जांपल्स। Question number 14 is, give a test that can be used to differentiate between saturated and unsaturated hydrocarbons. Unsaturated hydrocarbons and saturated hydrocarbons के बीच में differentiate करने के लिए कोई टेस्ट हमें चाहिए। बहुत सारी रिएक्शंस है जिसको हम यूज़ करके बता सकते हैं कि सैचुरेटेड है, अनसैचुरेटेड है, लेकिन इसमें एक बहुत ही वी कैन से प्रोमिनेंट वन है और बहुत कॉमनली यूज्ड है, इजीली डिटेक्टेबल, यहाँ पे सिर्फ कलर चेंज हमें पता चलता है कि ये सैचुरेटेड है, अनसैचुरेटेड है। दैट इज द ब्रोमीन वाटर टेस्ट। तो ब्रोमीन वाटर टेस्ट एक अगेन एक एडिशन रिएक्शन है जिसमें ब्रोमीन, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज ब्रोमीन वाटर। तो वन ऑफ द कॉमन टेस्ट टू डिफरेंशिएट बिटवीन सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन इज नोन एज द ब्रोमीन वाटर टेस्ट, या जिसको ब्रोमिनेशन टेस्ट भी कहते हैं। तो ब्रोमीन वाटर क्या है? एक सोल्यूशन है डायटोमिक ब्रोमीन का, दैट इज Br2। ठीक है, डायटोमिक ब्रोमीन मॉलिक्यूल इन वाटर, और इसका कलर जो है दैट इज रेडिश ब्राउन। ओके, यस, जो ब्रोमीन वाटर है रेडिश ब्राउन इन कलर होता है।
अब अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स के साथ जब हम इसको यूज करते हैं, मींस रिएक्ट करते हैं, तो उसमें एडिशन होता है, दैट मींस ब्रोमीन का एडिशन होता है. ओके, in this reaction bromine adds across the double bond, carbon carbon double bond or triple bond of the unsaturated carbon compound and the color of the solution disappears. यहाँ से जो रेडिश ब्राउन कलर होता है उससे कन्वर्ट होता है, यहाँ पे डाई ब्रोमो कंपाउंड बनता है, ये कलरलेस कंपाउंड बनता है, कलरलेस कंपाउंड यहाँ पे बनता है. वाई? बिकॉज ये ब्रोमीन जो है इट इज एडेड अक्रॉस दिस डबल बॉन्ड, जिससे अनसैचुरेशन खत्म होती है, सैचुरेटेड कंपाउंड बनता है, एंड डबल बॉन्ड के अक्रॉस दो ब्रोमीन एटम्स आते हैं, तो इट इज डाईब्रोमो इथेन नाउ. ओके, डाईब्रोमो इथेन. तो इस तरह से हमें पता चलता है कि अनसैचुरेटेड. सैचुरेटेड के केस में क्या होगा, कोई एडिशन नहीं होता है, क्योंकि हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है कि सैचुरेटेड रिएक्शंस, जो एडिशन रिएक्शंस है, वो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की जो एक कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन होती है, एंड इसमें एडिशन नहीं होगा तो जो रेडिश ब्राउन कलर है वो अनचेंज रहता है, जिससे हमें इजीली पता चल जाता है कि दिस इज सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन. लास्टली वी हैव क्वेश्चन नंबर 15. इस क्वेश्चन सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है, बट इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप. जो सोप का क्लीनिंग एक्शन है उसके मैकेनिज्म को हमें एक्सप्लेन करना है. तो कई बार हमने पीछे भी क्वेश्चन में ये चीज़ डिस्कस की है कि क्लीनिंग एक्शन सोप का कैसे होता है, कि सोप के अंदर दो एंड्स होते हैं, दैट इज हाइड्रोफ्लिक एंड हाइड्रोफोबिक पार्ट. ठीक है, जब वाटर के अंदर हम इसको डालते हैं तो अपने आप को एग्रीगेट करते हैं इनटू माइसेल फॉर्मेशन. ठीक है, एग्रीगेट्स बनाते हैं. अब उसमें जो टेल पार्ट है ये इजीली डर्ट को, जो डर्ट होता है उसमें ऑयली नेचर है, ग्रीजी नेचर होता है, तो उसमें इजीली डिजॉल्व होता है या डर्ट को डिजॉल्व करता है. तो डर्ट कपड़े से बाहर आती है, एज अ रिजल्ट ऑफ दिस ऑब्वियसली जो है क्लीनिंग हो जाती है. सो लेट्स सी हाउ वी कैन राइट द सोल्यूशन. The mechanism of the soap action can be summarized as follows. तो सबसे पहला स्टेप इसमें माइसेल फॉर्मेशन है. When soap is added to water, its hydrophilic, that is water attracting head, interacts with water molecules, while the hydrophobic, water repelling tail जो होती है, orients itself away from the water. As a result, soap molecules aggregate in such a way that the hydrophobic tails are shielded from the water. ठीक है, forming micelles with the जो फिलिक हेड्स होते हैं दे आर फेसिंग आउटवर्ड. सेकेंड स्टेप में क्या है, एनकैप्सुलेशन ऑफ डर्ट एंड ग्रीस. अब जो सोप के ये जो माइसेल्स हैं वो ग्रीस को और डर्ट को सराउंड करते हैं, उसको वी कैन से पकड़ लेते हैं. So when soapy water comes in contact with the surface coated with dirt, oils or grease, the hydrophobic tails of the soap molecules surround and encapsulate the dirt particles and oils. In other words, we can say dissolves the dirt. ठीक है, यहाँ पे dissolves dirt. Then third, emulsification होती है. Once surrounded by the soap molecules, the dirt and grease particles become suspended. अब इसको डिजॉल्व भी करता है वो वाटर के अंदर, अब सस्पेंशन इसका बनता है. बहुत सारे माइसील्स के जो डर्ट पार्टिकल्स अब माइसेल के अंदर होता है, और इस तरह के बहुत सारे सुफेरिकल माइसेल्स इस तरह से वाटर के अंदर सस्पेंड हो जाते हैं. तो एक इमल्जन बन जाता है, एक इमल्जन बन जाता है. एंड बिकॉज यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज जो इसकी सरफेस है माइसेल की, वो सारे माइसेल की जो सरफेसेस दे आर पॉजिटिवली चार्ज, दैट इज वाई दे कैन नॉट कम क्लोज टू ईच अदर. वो चीज़ को सस्पेंडेड रखती है बिकॉज दे आर रिपेलिंग ईच अदर. फोर्थ स्टेप में क्या है, रिंजिंग अवे वाटर. द माइसेल्स फाउंड बाय द soap molecules disperse the dirt and grease particles in water, allowing them to be rinsed away with the water. This effectively removes the dirt and grease from the surfaces and facilitates their disposal. तो इस तरह से जो dirt है that is removed from the cloths. So that was the last question of this series, question series जो हमने बनाई है वीडियो, सारे questions of carbon and its compounds. With this will be ending this video. तो इन सारे क्वेश्चंस को आप यहाँ से सॉल्यूशंस, दीज आर एग्जाम रेडी सॉल्यूशंस, आप यहाँ से डायरेक्टली इनको एग्जाम में लिख सकते हैं सिमिलर वे में इनको प्रिपेयर करके. सो आई होप ऑल द क्वेश्चंस आर वेरी वेरी क्लियर.